गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तिका मधुरम के पाठ 7 मधुर भाषण का अध्ययन कराने जा रही हूं। इसके पहले मैं मधुर भाषण क्या होता है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो बच्चों, ईश्वर ने हमें एक बहुमूल्य भेंट दिया है और वो है भाषा। जब हम बोलते हैं तो हमारी बातें जितनी अच्छी होगी तो लोग हमारी बातों से आकर्षित होंगे। जिस प्रकार मीठा सबको पसंद होता है, उसी प्रकार हमारी भाषा में भी मिठास हो तो हम दूसरों के प्रिय बन जाते हैं। इस निबंध में लेखक बाबू गुलाब राय जी ने हमारे बोलने के विभिन्न कौशलों को बताया है। तो प्रारंभ करते हैं। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। इसमें शब्दार्थ है सहकारिता, सहयोग, वैमनस्य, बैर भाव। लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के अंदर कुछ विशेष गुण दिए हैं और उनमें से एक है मनुष्यों के अंदर भाषा का अधिकार। मनुष्यों के उन्नति के पीछे भाषा का मुख्य सहयोग है, क्योंकि जानवर भी धरती पर विद्यमान है, लेकिन जानवरों के भाषा प्रयोग ना करने के कारण वो आज भी वही हैं, अर्थात वे कोई उन्नति नहीं करते, लेकिन मनुष्य आगे बढ़ गया। जानवर की ताकत मनुष्य से ज़्यादा होता है, लेकिन मनुष्यों ने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग कर जानवरों पर भी अपना अधिकार जमाया है। मनुष्यों ने पंच महाभूत अर्थात धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ये सभी मनुष्य भाषा के सहयोग के बल पर ही किया है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तात्पर्य यह है कि हम अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम भाषा अर्थात बोल कर या लिख कर सुरक्षित रखते हैं। मनुष्य के अच्छे बोल ही उसे समाज में सम्मानित करता है, और जो मनुष्य किसी का सम्मान ना करे, दूसरे के बारे में अपशब्द बोले, तो वह समाज में सम्मान का पात्रता खो देता है। उसी प्रकार एक मीठे शब्द द्वारा हम दो लोगों को आपस में मिला देते हैं और मित्र बना सकते हैं, और यदि हम कड़वे शब्द बोलते हैं तो हम दोस्तों के बीच बैर भाव अर्थात दुश्मनी भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसी ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाण भट्ट जब मरने वाले थे, तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठ त्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसती परतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। इसमें शब्दार्थ है चित्त, मन द्रवित, पसीजा हुआ,
कुंजी, चाबी। अब यह प्रश्न उठता है कि मधुर भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, मधुर भाषा से तात्पर्य उस वस्तु से है जो हमारे मन के अनुसार हो और जिससे हमारा मन पसीज जाए। अर्थात कोई हमसे मीठे शब्दों में बात करता है तो हमारा मन उसी की बात सुनने को करता है। इसे ही मधुर भाषा कहते हैं। हमारे मुख से निकले मीठे शब्द सुनने वाले व्यक्ति के हृदय के द्वार को खोलने का एक चाबी के समान कार्य भी करते हैं। मधुर वचन का आकर्षण भौतिक शास्त्र के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कोयल किसी को कुछ नहीं देता और ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है, लेकिन कोयल की मीठी आवाज़ को सभी सुनते हैं और कौवे की कर्कश आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ठीक उसी प्रकार मीठे वचन सारे संसार के लोगों को अपना बना लेता है। कोई व्यक्ति एक वाक्य को जब कर्कश आवाज़ में बोलता है तो वो हमारे कानों को सुनना पसंद नहीं है, और उसी वाक्य को कोई मीठे शब्दों में बोले तो हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। बाणभट्ट जब मृत्युशैया अर्थात मरने वाले थे तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरे उपन्यास कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। अब बच्चों, यह प्रश्न उठता है कि बाणभट्ट कौन थे। तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वे राजा हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, पहला हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास भी है। जब हर्षवर्धन कादम्बरी को लिख रहे थे तो कादम्बरी को लिखते लिखते हर्षवर्धन काफ़ी बीमार हो जाते हैं और उनको आभास हो जाता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। फिर उन्हें चिंता होती है कि मेरे इस उपन्यास को पूरा कौन करेगा। उनके 2 लड़के रहते हैं। वे अपने दोनों लड़कों को बुलाकर उनसे पूछते हैं कि सामने जो वृक्ष सूख गया है उसे तुम अपनी भाषा में कैसे बोलोगे, व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठत्यग्रे, अर्थात सूखा काठ आगे पड़ा है। दूसरे लड़के ने कहा कि नीरस तरुवर विलसती परतः, अर्थात एक श्रेष्ठ पेड़ जो कभी शाखाओं से, हरे पत्तों से, कलियों से और कोकिल कुंजन से भरपूर था, आज नीरस होकर सामने खड़ा है। बात एक ही थी, लेकिन दोनों के बोलने में फर्क था। बाणभट्ट जी ने अपने छोटे लड़के को ही उपन्यास पूरा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये तो साहित्य के शब्दों को जोड़ने की बात है, लेकिन साधारण रूप में भी बोलचाल में काफ़ी अंतर आ जाता है। अपनी भावनाओं को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना, इसे भी साहित्य ही कहा जाता है। अपने के बीच की गलतफहमी को दूर कर मना लेना भी एक साहित्यिक कला है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है।
इसमें शब्दार्थ है वार्तालाप, बातचीत। अच्छे बातचीत से मनुष्य समाज में सफल होता है और आदर का पात्र भी बनता है। प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस कारण समाज का प्रभाव भी मनुष्यों पर पड़ता है। मनुष्यों पर कपड़े और चाल चलन अर्थात वो जिस परिवेश में रहता है उसका असर भी उस पर पड़ता है। लेकिन इस संसार में बहुत से लोग जहरीले धतूरे के जैसे हैं जो ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर में जहर भरा रहता है। वो कभी भी सामने वाले को कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें दिखावे वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। हमें अपने कर्म अच्छे से करना चाहिए क्योंकि कर्म ही वचन की पहली सीढ़ी है। मधुर वचन से ही हम दूसरे के डर को समाप्त कर सकते हैं। जो लोग कटुभाषी होते हैं अर्थात कड़वे वचन बोलते हैं उनसे लोग बात करने में भी डरते हैं। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अतः भाषा भी तभी सार्थक होगा जब उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। लेखक कहते हैं कि जब कटु वचन व्यक्ति को नाराज करते हैं तो मीठे वचन द्वारा दूसरों को खुश भी किया जा सकता है। शब्दों के अंदर एक जादू छिपा होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। इसका अंतिम भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।